स्क्रीन विजिबल है आपको ना? तो जैसे स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? जी मैम। हाँ, जैसा नाम से एकदम क्लियर है कि क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है स्पेसिफिक फैमिली क्रेसुलेसी में डिस्कवर किया गया, उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। लेकिन सिर्फ एक ही फैमिली में ये नहीं मिलता है, और भी दो फैमिलीज हैं जिसमें ये साइकिल मिलती है, लिलिएसी और यूफॉर्बिएसी। यहाँ पे ये जो साइकिल आपको क्रेसुलेसी, पहले क्रेसुलेसी जो साइकिल है पढ़ने से पहले क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा सोचिए। जैसे हम लोगों ने C4 साइकिल के बारे में पढ़ा था, तो हमने उनमें कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, क्या उसमें चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, उनके एनाटॉमी में मॉर्फोलॉजी में क्या एडाप्टेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। वैसे यहाँ पे भी देखिए, ये जो प्लांट्स क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर होते हैं, इनका एग्जाम्पल लूँ तो ब्रायोफिलम ना। ब्रायोफिलम कैसा प्लांट है? सकुलेंट प्लांट है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो सकुलेंट होते हैं। और इस फैमिली में जो है कुछ जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, जैसे वेलविशिया जिम्नोस्पर्म है जिसमें कैम साइकिल चलती है। कैक्टेसी भी यहाँ पर है। कैक्टेसी फैमिली के इस तो कैक्टेसी फैमिली मेंशन नहीं है, पर कैक्टेसी फैमिली के मेंबर्स में भी ये साइकिल चलती है। तो यहाँ पे जो कैम साइकिल है, इसके जो प्लांट्स देखे, मैंने पहला फीचर था सकुलेंट। यदि कैक्टस के बारे में बात कर रहे हैं तो कैक्टस हमारा एरिड जोन में मिलता है। वहाँ वाटर लॉस से बचने के लिए आपने देखा होगा कि उसकी जो लीव्स होती हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, स्टेम्स ग्रीन हो जाते हैं जिससे वो कर सके। तो और वो ऐसे जो प्लांट होते हैं वहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं दैट आर आल्सो सनकेन, उनके ऊपर एक एपिडर्मिस पे क्यूटिकल की लेयर चढ़ी होती है, इससे कम वाटर लॉस हो सके। तो और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की खासियत होती है कि इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो डे टाइम में बंद होते हैं और नाइट को खुलते हैं, जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो सके, क्योंकि वो वाटर की स्कॉर्सिटी में ही वो प्लांट्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म कैसे चलेगा दिन और रात के समय? जो कैम प्लांट है ये कैम साइकिल आप पढ़े, आपने C3 साइकिल पढ़ी, C4 साइकिल, ऑल दिस साइकिल्स आर द फिक्सेटरी साइकिल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही फिक्सेशन होना है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल हमने पढ़ी थी वहां पे 3 कार्बन की पहला जो था हमारा स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का था, C4 में 4 कार्बन में था। CO2 में भी यहाँ पे हम लोग इसका नाम यहाँ सॉरी कैम में जो नाम दिया गया है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड का मतलब होता है कि हम लोग एसिड को मेटाबोलाइज करेंगे इस साइकिल में। वो एसिड 4 कार्बन की होगी जिसको हम लोग मैलेट के नाम से जानते हैं। अभी साइकिल को थोड़ा देखते हैं कैसे साइकिल चलती है। ये कुछ प्लांट्स हैं जो उनके बारे में बताया गया है। हाँ, ये साइकिल बनी हुई है। इस साइकिल को आप देखिए, ये साइकिल में ड्यूरिंग नाइट का समय है। नाइट के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं। यहाँ पे ये गलत चीज लिखी हुई है, स्टोमेटा ओपन होना चाहिए। यहाँ पे स्टोमेटा ओपन होता है तो गैसेस एक्सचेंज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर वेपर कंबाइन करके बाइकार्बोनेट फॉर्म में सेल के अंदर आएगी, और सेल के अंदर ये कन्वर्ट होती है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, कंबाइन करती है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जैसा आपने C4 साइकिल में देखा था। ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलेट में, और ये मैलेट ही जो है मैलिक एसिड के फॉर्म में उस प्लांट सेल के वैक्यूल में जाकर के स्टोर हो जाता है। रात के समय इतना ही काम होता है। जब दिन का समय आएगा तब दिन के समय जब स्टोमेटा क्लोज होगा कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। उस समय फोटोसिंथेसिस होगी कैसे? ये जो मैलिक एसिड रात में स्टोर हुई थी इसी को मेटाबोलाइज करना है। मैलिक एसिड इस वैक्यूल से बाहर निकलती है मैलेट के फॉर्म में, एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती जो इस प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है, और हमारी जो डार्क साइकिल होती है वो डार्क साइकिल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर केल्विन साइकिल के जरिए। और इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद बच जाता है हमारे पास पायरुवेट, और इस पायरुवेट्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ट्राइओज फॉस्फेट, जो कि वो भी हेल्प करता है स्टार्च बनाने में।
तो ये प्रोसेस जो है दिन के समय हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, एसिड को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हम लोग कहते हैं ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको जो स्टोमेटा क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, स्टोमेटा के बारे में जब क्लास में बताया था आपको किस तरीके से जो स्टोमेटा हमारा होता है, वो स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये एक जहाँ पे स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं और रात के समय खुलते हैं, वहां पर ये साइकिल चलती है टू कंजर्व वाटर, और मोर इफिशिएंटली जो है ये इस साइकिल को सॉरी मोर इफिशिएंटली इस कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन को पूरा कर पाते हैं इस साइकिल के जरिए, बिना किसी रुकावट के, जबकि वो ग्रो कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कंडीशंस उनके लिए सुटेबल नहीं है। ये तो उस दिन की क्लास से मैंने कैम्प साइकिल के बारे में पढ़ाया था, इसलिए एक बार उसको रिकैप कर लिया। आज हम चलते हैं अपनी टॉपिक रेस्पिरेशन पर। पे जो लिख रही हूँ वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आपको दिखाई पड़ रहा है ना स्क्रीन पर? जी मैम। जी मैम। आते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? रेस्पिरेशन आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेशन के जरिए हम लोग जो है फूड को मेटाबोलाइज करते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन को डेफिनेशन देनी हो तो क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड, as a result energy is released which is stored or conserved in the form of ATP, and carbon dioxide evolved as a consequence in this process। यानी कुल मिला कह सकते हैं हम लोग कि क्या प्रोसेस है ये, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है हमें, और जो एनर्जी निकलेगी इस प्रोसेस में उस एनर्जी को स्टोर करना है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं। फूड मटेरियल आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मेनली यही जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं। यदि रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट को एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जब कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा हो एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। एक और टर्म आता है इसमें डार्क रेस्पिरेशन का ना, जहाँ पे डार्क रेस्पिरेशन को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम करना है तो उसको हम लोग डार्क रेस्पिरेशन का भी नाम देते हैं। और एक तीसरा भी वर्ड है, एक तो हो गया डार्क रेस्पिरेशन का मतलब सारे तरह के रेस्पिरेशन हो गए, ठीक है। और तीसरा है, आपको मैंने पढ़ाया था जब एसेंट ऑफ सेल्फ पढ़ाई तब बताया था आपको सॉल्ट रेस्पिरेशन के बारे में कि सॉल्ट रेस्पिरेशन क्या होता है। मतलब कि ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं दलदली एरिया में ना, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, उस कंडीशन में उनको वाटर को एब्जॉर्ब करना है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा करके, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वाटर वहां की तरफ मूव करता है,
वहां पे सॉइल में जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर को तो प्लांट से बाहर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लांट उस वाटर को, उसी के वाटर को अंदर लेती है। उसको लेने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी रेस्पिरेशन से ही आती है। तो जब रेस्पिरेशन की एनर्जी को हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा ना, कि एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक है, एनएरोबिक। एरोबिक नाम से क्लियर है कि जो रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको हम लोग एरोबिक कहेंगे, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उनको हम लोग एनएरोबिक कहेंगे। अभी हाँ, कुछ पूछना है किसी को क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस फिर क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन का डिफरेंस हो गया, और हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ही दे रहे हैं जहां पे हम लोग फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही एब्सेंट है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में एक जो आपका हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट उसका ऑक्सीडेशन होता है। यदि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी भी कम निकलेगी। तो यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में करीबन जो है 54 किलो कैलोरी एनर्जी जो है निकलती है एनएरोबिक में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 किलो कैलोरी एनर्जी जो है निकलती है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट होता है। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन का आप देखेंगे ऑक्सीडेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगी सिर्फ जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या डिफरेंस आएगा जब मैकेनिज्म आपको बताऊंगी तो वहां बताऊंगी कि क्यों एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और एरोबिक रेस्पिरेशन में है। एक और टर्म आता है इस रेस्पिरेशन से ही मिलता जुलता, हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन टर्म है फर्मेंटेशन ना। कभी कभी पूछता है एग्जामिनर कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या अंतर है। तो पहला, फर्मेंटेशन का नाम आप में से सबने कहाँ सुना है? किसी को पता है फर्मेंटेशन का नाम? सुना तो होगा ही टर्मिनोलॉजी, कोई बताए अनम्यूट करके। यस मैम, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। नहीं बेटा, फर्मेंटेशन प्रोपेगेशन में नहीं सुना होगा नाम इसका। मैम वहाँ पे जहाँ पे किड़वन को बनाने में यूज होता है ना। हाँ, किड़वन को ही इंग्लिश फर्मेंटेशन है बेटा, जहाँ पे ब्रेड बनाते हैं ना, यस मैम, यस मैम, यस अल्कोहल मैम, बनाते हैं, वहां फर्मेंटेशन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो यस। एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में अंतर यह है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो लिविंग सेल के अंदर होती है, लेकिन फर्मेंटेशन, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्रेड बनाना है, हम लोग आउटसाइड दिस सेल ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, इनसाइड द सेल नहीं हो रहा है। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन के एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ईस्ट में वो हम लोग ईस्ट डालते हैं ना फर्मेंट करने के लिए, उसमें एक एंजाइम होता है जाइमेज। फर्मेंटेशन के लिए इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इस एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ये दो बेसिक डिफरेंस है एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में। पहला कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो लिविंग सेल के अंदर होगा, फर्मेंटेशन आउटसाइड द सेल होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाइमेज एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि फर्मेंटेशन में जाइमेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म पे ना, कि मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का। मैकेनिज्म में दो चीजें समझानी है आपको यहाँ पे। जो पहला स्टेप होता है, इसको हमने जैसे आपने पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस, 2 स्टेप की प्रोसेस थी।
लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 में चलेंगे हम लोग। पहली स्टेप जो है हमारी है वो है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस समझ में आ रहा होगा, ग्लूकोज का टूटना, यही कहते हैं ना हम लोग। हमने बताया था आपको फोटोसिंथेसिस में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद करवाई थी कि लाइसिस होगा तो क्या मतलब है, काइनेज वर्ड लगता है तो क्या मतलब है। लाइसिस का मतलब टूटना और ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज से है। तो इसे हम लोग ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इस फर्स्ट स्टेप को EMP पाथवे कहते हैं। EMP पाथवे, इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इम्डेन, मेयरहॉफ एंड प्रूनस। मेयरहॉफ और तीसरे साइंटिस्ट जो थे वो थे प्रूनस, जिनको हम लोग उनके नाम पे इसको हम लोग कहते हैं जो है EMP पाथवे। इसको हम लोग कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे भी कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन होती है, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं। पहले स्टेप को, ग्लाइकोलिसिस को, इसका एक और नाम है साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। मैंने आपसे अभी इसके पहले जिक्र किया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे ये जो साइकिल चलती है ग्लाइकोलिसिस की, कहाँ चल रही है? साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता उसे है ही नहीं। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में इसके बाद की जो स्टेप होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी, जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। ठीक है, अब थोड़ा इस साइकिल को समझते हैं पहले कि इस साइकिल में क्या। इसके बाद आप पढ़ेंगे, ये जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ लेंगे तो सेकेंड स्टेप में आप जो हमारा पायरुविक एसिड बन के आएगा, उस पायरुविक एसिड का हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जहाँ पे 2 स्टेप में उसके अंदर प्रोसेस की। पहला ग्लाइकोलिसिस हो गया आपका, सेकेंड जो हमारा होगा उसको हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के नाम से। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो पहले चलते हैं आज ग्लाइकोलिसिस पर। साइकिल दिखाई पड़ रही है आपको? इस साइकिल में सबसे पहले बार बार बात हम यही कर रहे थे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहले देखिए, अब हमको ये भी ध्यान देना है, अब यहीं से हम लोग एटीपी, कितना एटीपी लगा और कितना एटीपी जो है घटा, उसको भी काउंट करना है हमको। ठीक है, यहीं से देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए ग्लूकोज में, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा है, इसका मतलब हम लोगों ने इसमें ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया। ऐड करने के लिए एंजाइम क्या होता है? काइनेज वर्ड बताया था आपको, जब भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना हो हम लोग क्या लगाते हैं? काइनेज वर्ड। ग्लूकोज 6 कार्बन की है, इसलिए इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज जो है ग्लूकोज में ऐड करता है एक फॉस्फेट ग्रुप। ये कहाँ से आता है? एटीपी के ब्रेकडाउन से। याद रखिएगा, यहाँ एटीपी यूज हो रही है, एक एटीपी यूज हुई और उसने क्या किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और जो एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है,
आइसोमराइज कर रहा है इसको। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। देखिए तो एंजाइम कौन सा हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पे भी अब फॉस्फेट ग्रुप ले कहाँ से आएंगे, एटीपी का ब्रेक करेंगे एटीपी को, तो हमें एक फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे के स्टेप पे क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग को तोड़ना है। मैंने आपको फिर से बताया था ना, 2 मिला के 1 करते थे तो एल्डोलेज एंजाइम लगाते थे, ये उसी का रिवर्सल है, एक बड़े से 2 मॉलिक्यूल छोटे। ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम लगा है, एल्डोलेज एंजाइम ने इसको 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन यहाँ चलाया है, 3 कार्बन यहाँ पे है। 3 कार्बन का क्या बना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और 3 कार्बन का क्या बना है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फोटोसिंथेसिस को याद रखिएगा कि ये दोनों क्या हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। यानी हम ये मान सकते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ही 2 मॉलिक्यूल हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यहाँ तो समझ में आ रही है बात? यस मैम। ये मान लेते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड ये वाला जो था वो भी इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हो गए। अब ये 2 मॉलिक्यूल जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हैं, ये कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 1,3। अब यहाँ पे भी हमको एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज जब वर्ड लगता है तब NAD को हम लोग तोड़ते हैं, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है इसीलिए 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस के लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस के कन्वर्ट होंगे 2 मॉलिक्यूल NADH में। ठीक, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, जहां पे H लग गया वो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, याद होगा कि हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग NADPH यूज करते थे, क्योंकि वहां पे रिडक्टिव पावर बनाते थे, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव पावर यूज कर रहे हैं NAD प्लस। अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट देखिए नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी इसने एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया ना, 2 मॉलिक्यूल थे इसके, यहां से 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ था ना, ये 2 मॉलिक्यूल है इसके, तो ये क्या कर रहा है, जो 2 फॉस्फेट ग्रुप निकाल रहा है, 2 फॉस्फेट ग्रुप को लेगा कौन, 2 मॉलिक्यूल ADP के लेंगे और बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल ATP के। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमराइज हो रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। यहाँ देखिए फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो या बाहर निकले, दोनों कंडीशन में काइनेज वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। इनोलेज के सहायता से जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फिर एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकालेगा, यानी पाइरुवेट काइनेज के एंजाइम है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, सारे यहाँ से सारे जो आप पढ़ रहे हैं सब 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए देखिए हर एक के सामने 2 लिखा है ना। यहाँ पे 2 ADP वापस से जो 2 फॉस्फेट ग्रुप निकलेंगे उनको लेगा और 2 ATP का मॉलिक्यूल बनाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमको ग्लाइकोलिसिस से मिलता है आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के जो ब्रेकडाउन से निकलता है दैट इज द पाइरुवेट ब्रेकडाउन से। अब इस स्टेप में आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें जो है कितना हमारे पास में कितना जो है हमारे पास जो है कितना ATP यूज हुआ और कितना ATP बना, ये काउंट करना है हमको। तो हम इस पूरे स्टेप को कन्वर्ट करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, ये तो पूरी साइकिल हो गई, यहां से यहां तक का जो पार्ट देख रहे हैं ना, इस जगह से इस जगह तक का जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ATP
यूज हो रही है, पहला स्टेप जहां पे एटीपी यूज हो रही है। कितनी एटीपी यूज हो रही है? एक एटीपी यहाँ पर, एक एटीपी यहाँ पे, यानी कि हम लॉस में है 2 एटीपी के। हमारे पास जो स्टोर था उसमें से हमने 2 एटीपी इस प्रोसेस में दे दी। ये दूसरी स्टेप है। इस दूसरी स्टेप में एटीपी का कोई लॉस और कोई गेन नहीं हो रहा है। जो चौथा नंबर आप देख रहे हैं जहां लिखा हुआ है, उस स्टेप में किसी भी तरह के एटीपी लॉस या गेन नहीं हो रही है। अब नीचे आते हैं। नीचे देखिए, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, इन सब के मॉलिक्यूल 2-2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे कितनी एटीपी बन रही है? यहाँ पे एटीपी मिल रही है हमको, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो हमारा सबस्ट्रेट था उसने निकाला है और डायरेक्टली एडीपी ने ले लिया है ना। जब सबस्ट्रेट फॉस्फेट ग्रुप डायरेक्टली निकाले और एडीपी उसको ले ले, तो हम लोग इस तरह के फॉस्फोराइलेशन को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पे किसी भी तरह के एंजाइम की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। डायरेक्टली जो है सबस्ट्रेट ने फॉस्फेट ग्रुप निकाला और एडीपी ने उसको लिया और कन्वर्ट कर लिया एटीपी में। तो ये जो आप देख रहे हैं, कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि राइट द नोट ऑन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आपको ऑक्सीडेटिव पता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी इसमें जब इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहां पे मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन पढ़ाऊंगी। फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको मैंने पढ़ा दिया फोटोसिंथेसिस में। एक नया टर्म आता है सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल के लिए आप उसको डेफिनेशन देंगे, जैसे मैंने बताया कि when phosphate group is directly released by the substrate and trapped by the ATP to convert it into ATP, it is known as substrate level. Example क्या देंगे आप? 1,3-bisphosphoglysrate से कन्वर्जन दिखाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। इस स्टेप को आप वहां पर बना करके दिखाएंगे और उसके बाद इस वाले स्टेप को फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट का बनना, ये दोनों स्टेप को आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख के देंगे वहां पर, तो आपका आंसर परफेक्ट होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहे थे कि कितना एटीपी यहाँ पर गेन हुआ। डायरेक्ट एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे है, 4 एटीपी यहाँ पर जो है गेन हुई। ठीक है, अभी एक चीज छुटी हुई है यहाँ पर, ये NADH जो है हमारा NAD+ है, ये हमारा इंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। दिखाऊंगे भी आपको जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब। वहां पर एक NADH से जो होता है हमारा बनता है, यहाँ पर एक NADH से 4 ATP बनते हैं, यहाँ पर सॉरी 2 ATP बनते हैं। हाँ ठीक है, और तो 2 NADH यहाँ बना हुआ है, तो हमारे पास में कुल जो है 4 ATP बन जाएंगे इससे ना, एक NADH से 2 ATP। अभी आपको वहां दिखाऊंगी क्रेब्स साइकिल, जब क्रेब्स साइकिल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलेंगे तो वहां पर एक NADH से हम लोग 3-3 ATP बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जो है हम 2 ही ATP बनाएंगे। तो आप ये काउंट करिए कि यहाँ पे कुल 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से और 4 ATP आपको इस 2 मॉलिक्यूल NADH से मिलेंगे। तो 4 और 4 8 ATP आपको मिल गए। टोटल ATP कितने मिले आपको? 8, लेकिन 2 यहाँ हम लॉस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कोई पूछे कि टोटल कितने ATP बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, दैट इज 8, क्लियर कट। बट व्हाट इज द नेट गेन? Net gain is of 6 ATP because 2 ATP is utilized in step number 1, 2 and 3. It is clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन हो जहां पे समझ में ना आ रहा हो कि 2 कैसे हो गए, 4 कैसे हो गए, तो वहां पे आप पूछ लीजिए हमसे, क्योंकि इसके बाद आपकी क्लास जो होगी, 1 मिनट, आपकी क्लास इसके बाद मैं सैटरडे को लूंगी, और सैटरडे को इसमें आपका जो क्रेब्स साइकिल का पोर्शन बचा हुआ है, क्रेब्स साइकिल, और साथ में आपको मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको कवर करूंगी। इसके साथ आपका कोर्स मेरे लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका कोर्स बचा हुआ है अभी केमिस्ट्री का।